जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के पॉलिटी क्लासेस की सीरीज़ में। और इसके साथ ही आप लोगों ने अभी तक जो भी चीज़ों को पढ़ा है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हुआ होगा और चीज़ों को आपने समझा होगा, और इसके साथ ही आपके लिए वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध भी होंगे। तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और रेगुलर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। तो रेगुलर बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक समय तक कोई मशीन भी रख दी जाए और उसके बाद बहुत दिनों बाद उसे चलाई जाए तो उसमें जंग लग जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो वो काम नहीं करना, रेगुलर अपने माइंड की जो है ना ओवरहेलिंग करनी है, ग्रीसिंग करते रहना है। तो रेगुलर बने रहिए। तो अब इस ग्रीसिंग करने के लिए ही आज की जो पॉलिटी की क्लास है हमारी, वो क्वेश्चन आंसर की क्लास है। कि अभी तक जो भी हमने इतना लंबा जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में आज हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन आंसर्स हम एक ही क्लास में खत्म नहीं करेंगे, ये लगभग आज की क्लास और अगली एक और क्लास हम लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इससे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनने की संभावना है और अलग अलग क्वेश्चंस इससे क्रिएट हो गए। दो क्लासेस में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन का एरिया हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि जहां से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और इस तरीके से बन सकते हैं, तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाए आपके पेपर में तो आप बड़े आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो पॉलिटी में जो चैप्टर हमने क्लोज किया अभी, राष्ट्रपति, आपातकालीन शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, ये जो उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं उससे रिलेटेड करके हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आप उसमें से एक ऑप्शन लीजिए और 10 सेकंड के भीतर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो जो लोग रेगुलर लगे हुए हैं, सीरियस है अपने एग्जाम के लिए, वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालेंगे, केवल क्वेश्चन ही नोट नहीं करेंगे और इसके साथ साथ वो आगे बढ़ेंगे भी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ऑप्शन है आपके सामने, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, क्योंकि इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये पावर के ऊपर है ना। शक्तियां मैंने बताई थी आपको, जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें मैंने बताया था कि एक प्रशासकीय शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है इसमें? ऑप्शन डी दिया हुआ है। ऑप्शन डी कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति इसका हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया घोषित करने का क्या होता है? अधिकार होता है, राइट होता है। ये इसका प्रशासकीय अधिकार है, प्रशासकीय राइट है, अधिकार है। ठीक है, जिसमें हमने कार्यकारी या कार्यपालिका या कहा जा सकता है कि जो अधिकार हमने देखे थे उन अधिकारों में से एक है। अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में किस में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया या अनुसूची में बताया गया है? तो हम बात करते हैं अनुसूची, जो संविधान की अनुसूची 6 है और अनुसूची 5 है। जो अनुसूची 5 है उसमें बताया गया है, और मैंने इसमें आपको लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 244 आर्टिकल 44 इससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों से है। कि राष्ट्रपति को लगता है कि यह क्षेत्र अनुसूचित घोषित होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कि वहाँ पे शांति व्यवस्था को स्थापित करना हो, या फिर जो जनजातीय हैं, वहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करना हो, उनको विकास के कार्यों में लगाना हो, विकास का प्रावधान करना हो। तो अनुसूची 5 में उन क्षेत्रों को लाया गया है। ये किसी राज्य में भी हो सकते हैं, राज्य का एक छोटा एरिया हो सकता है, आदिवासी क्षेत्र हो सकता है, जैसे नक्सल एरियाज हैं, जो नक्सलवाद वाले क्षेत्र हैं या उग्रवाद वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। या फिर कहीं पर आदिवासी क्षेत्र हैं और वहाँ पर विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसमें विकास करने के लिए यहाँ पर उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। और वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का प्रशासन किसके अधीन होता है? सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो राष्ट्रपति वहाँ के प्रशासन को अपने हाथ में लेकर काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा राष्ट्रपति हो जाता है। आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, सीधी सी बातें हैं। अगर चीज़ें आपने पीछे की अच्छे से पढ़ी हैं, ध्यान है आपको, तो आपको ये चीज़ रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी आसान ही है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है
राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, अपना कमेंट में आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? बी, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल राइट है। तो यहाँ पे न्यायिक शक्ति तो राष्ट्रपति एक तरीके से न्यायिक करता है, यानी क्षमा देने की शक्ति, या क्षमादान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हम देखते हैं अनुच्छेद 72 में है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के विषय में बताया गया है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस में है? अनुच्छेद 72 में है। और क्षमादान जो है कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए कौन कौन से प्रकार के क्षमादान हो सकते हैं। क्योंकि क्षमा तो हो ही जाता है, जो कि पूरा क्षमा, उसके बाद और कौन से क्षमादान है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर को दे दीजिए। तो क्षमादान शक्ति हमें इसमें दिखाई देती है। तो क्षमादान शक्ति कैसी शक्ति है? एक न्यायिक शक्ति है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न भी आसान है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया भी था। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं समझाया। अभी तक 2 क्वेश्चन किए, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। और आपने अगर सारी क्लासें आराम से की हैं तो आप इनका आंसर बड़े आराम से देने में सक्षम भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी से। काश यदि हम लाइव होते तो क्या होता कि अभी मुझे यहाँ तुरंत पता चल जाता है कौन कौन लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल रहे हैं और किसके आंसर सही है गलत है। लेकिन अभी हम ऑफलाइन हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, ताकि सब्सक्रिप्शंस 1000 से ज़्यादा हो जाएं और मैं यहाँ पे लाइव आ सकूँ और सीधे हम लोग बात करें। सोचिए अगर ये डिस्कशन, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को ले रहे हैं और डिस्कशन हमारा लाइव चल रहा होता, सीधा सीधा चल रहा होता, तो बहुत से क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी उठ रहे हैं वो आपके यहीं पर तुरंत जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर्टिकल 143, ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 143। आर्टिकल 143 जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी विधि पर या किसी विधि के तथ्य पर किससे सलाह ले सकता है? उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। और ये जो सलाह है ये सलाह ही है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया? बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये राष्ट्रपति माने या ना माने इस सलाह को, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाध्यकारी नहीं है। तो आर्टिकल 143 ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये आप लोगों को लगा होगा बहुत ही आसान प्रश्न है, और बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं। अगर जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान है, जिन्होंने सारी क्लासेस नहीं की है हो सकता है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चे कृपया अगर पीछे की क्लास कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे आइए और पढ़िए, समझिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी अनुच्छेदों से ही है, आपके सामने है स्क्रीन पर, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए अभी पिछली क्लास ही अध्यादेश को ही लेकर, लास्ट क्लास जो की थी वो अध्यादेश को ही लेकर की थी, और जिन्होंने थंबनेल भी देखा होगा तो उसी से ही आंसर आ जाएगा। भाई थंबनेल ही देख के आंसर दे दो, जिनको पता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो आंसर देने की कोशिश करें कि भाई क्या आंसर हो सकता है इनमें से, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या पता आंसर आप लोग सही भी दे दें। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सारी क्लासेस करें। अध्यादेश भी जो है हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीज़ें होती है, किन स्थितियों में लागू किया जा सकता है, किन स्थितियों में नहीं लाया जा सकता है, क्या टाइम होता है उसका, कितने समय के अंदर वो संसद में पारित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया कि अध्यादेश होता क्या है, वो सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर क्या होगा?
होगा? बड़ा ही आसान आंसर है, अभी तक आप लोगों ने ऑप्शंस देख के आंसर दे भी दिया होगा। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 123। जो अनुच्छेद 123 है इसमें 1 2 3 में क्या बताया गया है? अध्यादेश बताया गया है। तो अध्यादेश जो होता है वो क्या होता है? एक अल्पकालीन कानून होता है, अल्पकालीन कानून होता है, एक लॉ होता है, अल्पकालीन लॉ होता है, जिसका प्रभाव और एवं जिसके प्रभाव एवं शक्तियां जो हैं, प्रभाव एवं शक्तियां बिल्कुल कैसे काम करती हैं? प्रभाव एवं शक्तियां ये दोनों बिल्कुल संसद द्वारा पारित, संसद से पारित जो कानून है, जो लॉ है, उसके समान ही काम करता है। तो ये अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल कितना होता है? ये 6 माह के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है? 6 माह के लिए होता है। और ये कब जारी किया जाता है? ये कब जारी किया जाता है अध्यादेश? अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो, संसद का सत्र ना हो, या फिर किसी एक सदन का कोई एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो। ठीक है, ये तब जारी किया जाता है जब किसी कानून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और अध्यादेश राष्ट्रपति किसकी सलाह पर जारी करते हैं? अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करते हैं, और उन्हीं की सलाह पर ही वो वापस भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में और डिटेल में अच्छे से समझाई हुई हैं। जिन्होंने क्लास नहीं की है वो क्लास कर लें कृपया कर। उनसे मेरा यही अनुरोध है, क्लास करें पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें। बड़ा ही मजा आएगा करने में, आप लोगों को अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन जो आलस के मारे हैं बेचारे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी अच्छे से जानते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उनका कल कभी नहीं आएगा और जीवन का समय यूं ही बीतता चला जाएगा। तो भाई अपने टारगेट को अचीव करना है टाइम से पहले, कि आपके हाथ से टाइम निकल जाए, इससे पहले अपने टारगेट को अचीव कर लो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है और ये कई एग्जाम्स में आया भी हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से स्क्रीन में पढ़िएगा भी, कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? उस पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो बड़ा ही आसान, जिसने शब्दों को समझ लिया वो क्वेश्चन कर देगा। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है, राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुमति रोक सकता है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब हमने विधेयक के संबंध में या फिर हमने वीटो पावर को देखा था, किसको देखा था? वीटो शक्तियों को देखा था। तो राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक के संबंध में 3 प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से विकल्प? कि वह स्वीकृति दे दे, ठीक है, स्वीकृति अपने पास सुरक्षित रख ले, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, जो कि हम किस में देखते हैं? अनुच्छेद 111 में इस चीज को बताया गया है। इन तीनों कंसेप्ट को किस में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 111 में, 111 में बताया गया है। इस चीज को मैंने आप लोगों को समझाया अच्छे से, क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको चीजें फिर से रिवाइंड हो रही होंगी। यही उद्देश्य है कि जब तक आप दोबारा से चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझते हैं, आपको ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति को प्राप्त है किसमें? अनुच्छेद 111 में। और इसमें हमने वीटो पावर देखी थी कि जो राष्ट्रपति को वीटो पावर है हमारे देश में, कितने प्रकार के वीटो पावर प्राप्त हैं? 3 प्रकार के प्राप्त हैं। कौन कौन से? अत्यांतिक, निलंबनकारी और जल्दी से तीसरे का नाम लिख लीजिए, आसान है इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। तीसरे का आंसर क्या है? तीसरे का आंसर जल्दी से लिख दीजिए। निलंबनकारी के बाद कौन सा होगा? कौन सा वीटो होगा? पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये किन किन स्थितियों में जारी किए जा सकते हैं, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया है। जिन्होंने क्लासेस की हैं उनके लिए उन्होंने आंसर बहुत ही आसानी से इसका दे दिया होगा और आगे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको समझ भी लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन है आपके सामने दिए हुए हैं कि वह संसद का एक संगठक होता है, यानी कि एक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया
कि वह प्रत्येक वर्ष संयुक्त बैठक को बुलाता है, संबोधित करता है, या फिर ये हो सकता है कि वह एक भाग है, ये गलत हो सकता है क्या, या ये दोनों ही सदनों में चर्चा में भाग लेता है, कहीं ये तो गलत नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन सा सही नहीं है राष्ट्रपति को लेकर। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, जिन्होंने सी लिखा है बहुत ही सही लिखा है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष थोड़ी ना संयुक्त विधेयक को बुलाएगा, है ना। संयुक्त जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक हर साल थोड़ी ना बुलाया, एक ऐसी सिचुएशन में बुलाया जाता है कि सहमति दोनों सदनों की जिस पर ना बन पाए, और ये परामर्श करके बुलाया जाता है। किस किस से परामर्श करके बुलाता है राष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा में कौन होंगे, सभापति होंगे, तो सभापति से परामर्श किया जाता है। इसी तरीके से अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे सलाह किया जाता है, तब जाके संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और हम सभी जानते हैं कि संयुक्त बैठक में जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर जो है अध्यक्षता करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ये, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कराते हुए भी पढ़ाया हुआ है, और मतलब वैसे रेगुलर क्लासेस में अच्छे से समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसको तो देखते ही आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक का आहूत करता है, यानी कि बुलाता है। कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कुछ भी सोचने वाला क्वेश्चन इसमें था ही नहीं, है ही नहीं। जो लोग अभी भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, तो उनको एक बार क्लासेस देख लेने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कौन सा संशोधन है, तो ऑप्शन है 39वां संशोधन, 40वां, 42वां या 44वां। यानी कि कौन सा ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा प्रावधान किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। जबकि 42वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए यानी वापस भेजने के लिए जरूरत नहीं है, उसे सहमति देनी ही देनी होगी। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आराम से लग सकता है कि हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को कई बार पलटा गया, और किस संशोधन में पलटा गया, 44वें संशोधन में पलटा गया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 44वां संविधान संशोधन, संशोधन कब हुआ, ये 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार है, मोरारजी देसाई की सरकार है या नहीं है, जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, 1977 में चुनाव होकर बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान प्रश्न था आप लोगों के लिए। ये अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से ऑप्शन देखिए कि प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में। तो किस क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। कार्यपालिका, जो कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। अनुच्छेद कौन सा है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को के में निहित है समस्त कार्यपालिका शक्ति, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी की सारी किसमें निहित है, किसमें निहित है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया, कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर इसका, 53 आया। क्या आया, 53। आर्टिकल जो 53 है उसमें क्या कहा गया है कि जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति के लिए कार्य करने के लिए, परामर्श देने के लिए कौन होंगे, परामर्श देने के लिए जो है मंत्री परिषद होगा। तो यहां तक आप लोगों ने देखा। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी उठ सकता है बड़े ही आराम से, प्रेम के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बड़े ही आराम से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। यानी कि राष्ट्रपति पद से हट गए, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, महाभियोग चल गया है, या फिर अवैध चुनाव की वजह से जो है उनको हटा दिया गया है, तो कितने समय में वो दोबारा जो है नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा इसका 6 माह।
ऑप्शन बी होगा 6 माह, यानी कि जो 6 मंथ है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने में? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। 6 मंथ में जो है भर लिया जाना चाहिए, कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, यानी कि 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है ना, यदि राष्ट्रपति किसी वजह से पद से हट गए तो कौन पद संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये भी प्रश्न बनता है। उपराष्ट्रपति ना हो तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद संभालेंगे। ठीक है, एकमात्र सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और ईयर भी लिख दीजिए, कौन सा ईयर था जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश भारत के थे, कौन थे जिन्होंने काम किया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर क्या होगा? ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की क्लास जिसने भी की है मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब न्यायालय में नहीं होती है ये। किसकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति पर जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। जिन्होंने महाभियोग की क्लास की है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो केवल और केवल कहाँ पे लाई जाती है? संसद में लाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं लाई जाती। तो महाभियोग जो लाया जाता है वो संसद में लाया जाता है और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी लाया जा सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिए कि महाभियोग का जो कंसेप्ट है हमने किस देश के संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया। जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से। तो महाभियोग जो हमने लिया है कहाँ से लिया है? कमेंट बॉक्स में अमेरिका से लिया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए के संविधान से हमने इसको लिया है। और मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका महाभियोग को पढ़ाते हुए कि अमेरिका में अभी तक 3 राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग लाया जा चुका है, लेकिन भारत में अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी। क्वेश्चन अपने आप ही बनते चले जाएंगे, अपने आप ही बनते चलेंगे। मैं इतने क्वेश्चन बना दूंगा आप लोगों के लिए कि वो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में आगे। लेकिन जरूरत है कि आप लोग भी पंक्चुअल बने रहें, मेरे साथ साथ काम करते रहें। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को लाने का काम किया गया है, बताया गया है। और ये प्रक्रिया अभी तक हमारे लिए उपयोग, एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभी तक भारत में उपयोग में नहीं लाया गया है? तो ऑप्शन में एक 61 हो सकता है कि 61 जो है अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से, आपके सामने है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, यानी कि निर्वाचक में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता। सीधा सा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं आप लोगों के। तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधान सभाएं। तो कौन सा ऐसा है जो निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा जल्दी से लिख दीजिए। ऑप्शंस कौन सा होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, राज्य विधानसभाएं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में शायद ये भी क्वेश्चन कौंध रहा होगा, आपके मन में एक विचार ये कौंध रहा होगा कि राज्य विधान परिषदें भी तो नहीं लेती हैं। लेकिन भाई क्वेश्चन पढ़ो, मैंने कितनी बार कहा है कि क्वेश्चन ही मित्र होता है आपका, ऑप्शंस नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो निर्वाचन में तो विधान परिषदें भाग लेती ही नहीं है। यानी कि कौन भाग लेता है? विधानसभाएं भाग लेती हैं राज्यों की, और राज्यों की विधानसभाएं जब भाग लेती हैं तो ये महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। महाभियोग में भाग नहीं, अगर किसी ने देखा हो महाभियोग में भाग लेते हुए तो वही बता देना कि विधानसभाएं भी महाभियोग में भाग लेती हैं। क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया भी मैंने बताया संपूर्ण रूप से कहाँ निहित है? संसद में है। संसद में ही होती है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा ही इसका निर्वहन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ऑप्शंस आपके सामने है।
स्क्रीन पर है, इसका बिना ऑप्शन दिए देखे भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी। बी कितना है? 14 दिन। 14 दिन का टाइम होता है, नोटिस दिया जाता है। जो 14 दिन का नोटिस जारी किया जाता है उस पर संसद के जो सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, उन सदस्यों को कितने का हस्ताक्षर होना चाहिए? कितने का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना ही चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये भी, कि महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में है। देखिए अभी अभी बताया, क्वेश्चन भी आ गया है सेम वैसा ही। तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। एक ही क्वेश्चन से हमने इतने क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग कि अगला जो क्वेश्चन आता है हमें बिल्कुल सेम सिमिलर वही रहता है। तो घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपके सामने बनने वाले हैं। एक और क्लास हम आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। ये तो थोड़े से ये है कि लॉजिकल हो सकते हैं, और भी लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ स्टैटिक्स बेस भी मिलेंगे। इतने स्टैटिक्स बेस वाले की सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर से ही याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। तो घबराइए मत, क्लासेस पूरी कीजिए। एक बार जब जिस दिन हम क्वेश्चन आंसर की क्लास करें उससे या उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद जो है अब आप देखेंगे क्या कि ये चीजें निकल के आएंगी कि आप क्वेश्चंस के आंसर देने में बड़े ही अच्छे हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और बहुत भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कैसे? जब मैं यहाँ पर चीजों को और दोबारा से उन चीजों को बताता हूँ। तो रटिए मत, बिल्कुल भी रटिए मत, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग चीजों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ है भारत की संसद द्वारा। किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। कितनी बार क्वेश्चन बन गया ये, है ना? तो महाभियोग तो कहीं जाने वाला है नहीं, रट गया एकदम से, है ना? एकदम से दिमाग में फिट हो गया महाभियोग, अब कहीं छूटेगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो किस अनुच्छेद में है? देखो एक बार फिर से ले लेते हैं, तो ये अनुच्छेद भी रट जाएगा। कितना अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद हो गया 61। अब दिमाग में फिट हो गया, नहीं हो गया, कि अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग दिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। रट गया नहीं रट गया ये भी? ठीक है, ये भी रट गया नहीं रट गया? तो महाभियोग लाने से पहले कितने दिन पूर्व का नोटिस दिया जाता है? 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाता है। ये भी बात आ गई समझ में कि संसद के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, उस नोटिस पर? 1/4 के होने चाहिए। जिस भी सदन में लाया गया है उसमें कितनों का बहुमत होना चाहिए पास होने के लिए? 2/3 का बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति की पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो जांच है वो कौन सा सदन करेगा? जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है वह सदन करेगा, यानी दूसरे सदन में जब भेजा जाएगा। चलिए, तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD में से जल्दी से कमेंट में डालिए कि कौन सा आंसर होगा। लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बड़ा ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए किसको संबोधित करके डालता है? तो ये डालता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो उसको संबोधित करता है, या उसको जो है ये देता है, उसको क्या देता है? अपना त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र ये सौंपता है कौन? कौन सौंपता है? राष्ट्रपति सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। समझिए, क्लियर है? और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इतना लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत है, यहीं से ले लेते हैं ना, छोटा पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आसान प्रश्न है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, आप आराम से कर सकते हैं। कि निम्नलिखित में से
कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। जो आंसर डी है, आंसर डी में क्या बोला गया है कि राज्यों की विधान परिषदें बोला गया, नहीं बोला गया विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो सीधी सी बात, निर्वाचित हो या मनोनीत, तो जो विधान परिषदें हैं, कहाँ विधान जो परिषदें हैं, ये विधान परिषदें भाग लेती ही नहीं है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आंसर डाल दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगले जो क्लास होगी तो उसमें पूरा निर्वाचन प्रक्रिया का एक एक सेक्शन पूछूंगा मैं, तो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स लेंगे निर्वाचन प्रक्रिया से भी लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे। तो कहाँ से लिया, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो जल्दी से जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाला ही होगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचित होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फिर हम लोग आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं बताऊंगा मैं, ये तो हम कल ही बात करेंगे इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर्स अपने अवश्य ही दिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, या अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्या होगा इसका आंसर? बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे लेता है? अप्रत्यक्ष रूप से लेता है। कौन? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किया जाता है, ठीक है। जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में जो इलेक्शन है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए, तो यहाँ तक जो है चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ चीज़ों को आपको टटोला और आपको यहाँ पे अंदाजा लग गया होगा कि आपको शायद अभी रिविजन की जरूरत है। तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। कल की क्लास में हम फिर से क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चनों का भंडार लेकर आएंगे आपके सामने और देखेंगे कि आप लोग चीज़ों को कितना याद कर पाए हैं या कितना आप लोग समझ पाए हैं। और नहीं भी कर पाए हैं तो रेगुलर क्लासेस करते रहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उससे भी अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ों को समझिए। जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, जब तक ही चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो चीज़ों को अनुभव कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होगा भाई? याद करने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को अनुभव कीजिए, पढ़िए, समझिए उसे, तो वो चीज़ें हैं। हर चीज़ें याद करने के लिए नहीं होती, रटने के लिए नहीं होती है। हर चीज़ को एक ही सांचे में ढाल दो, ऐसा नहीं होता है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक कमेंट में आंसर दिए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कर रहे हैं वो लोग, मेरी जो मेहनत यहाँ पर हो रही है उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आपने यहाँ पे सीखा हो कुछ तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।